हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग कहोगे मैम ये क्या लेकर के आप आ गए, तो ये है आपके तंतु की विशेषता, यानी फाइबर की क्या है विशेषता है, यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इस तरीके से बहुत कुछ मैं लेकर के आई हूँ। थोड़ी थोड़ी चीजें, यानी किसमें क्या होनी चाहिए, सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आधे घंटे 40 मिनट तक जो भी वीडियो चलेगा, क्या है, इसको पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, आप इधर देख लीजिए, ये आप लोगों का क्या होगा, ये कल का वीडियो है, आप लोग देखिएगा। आ जाएंगे वापस। कहाँ थे हम लोग, यहीं थे ना। चलिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। पढ़ाई कंटिन्यू करने से पहले जो लोग क्लास को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, पहले वो क्लास को छोड़ करके जाएं, क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर आकर के अपना आंसर दें या जो भी पढ़ते रहें। ठीक है, फिर आज चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डायामीटर क्या है? आकार या डेनियर क्या है? डायामीटर, साइज और डेनियर। तंतुओं का आकार, वस्त्र के रूप और हाथ में लेने पर कैसा अनुभव हो रहा है, इसे निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? डायामीटर, आकार या डेनियर। ठीक। लंबे तंतु घुंघराले, खुरदरे, आकारीय और कड़े होते हैं। लंबे तंतुओं में दबाव सहने की क्षमता होती है। महीन तंतु नर्मपन और लचीलापन प्रदान करते हैं। महीन तंतुओं से बनने वाले वस्त्रों में लटकनशीलता का गुण होता है। ठीक है, नंबर 1 तालिका इस तरीके से कम 16-17 तालिका में लेकर के आई हूँ। आप कहोगे वाह मैम, तब तो हम लोगों के मजे ही मजे हैं। ठीक है, तालिका यानी तंतुओं की लंबाई। ऊन की लंबाई कितनी होगी? 2 से 16 इंच। रेशम की लंबाई कितनी होगी? 600 से 1000 गज होगी। कपास की लंबाई कितनी होती है? आधा से लेकर के 2.15 इंच तक। दशमलव के बाद जब संख्या आती है ना, तो 15 नहीं 1 5 पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हैबिट में है, आदत में उसको सुधारता नहीं है, इसलिए 15 बोल दिए हैं। तो क्या होगा? 2.15 इंच। फ्लेक्स क्या होगा? फ्लेक्स आप भी जान रहे हो, लीलेन है, तो क्या होगा? 12 से 20 इंच होता है। प्राकृतिक तंतु आकार और विकास में एक रूप नहीं होते। प्राकृतिक तंतुओं में महीनता एक मुख्य विशेषता होती है। महीनता यानी क्या है? फाइनेस, फाइनेस। ठीक है, क्या है? फाइननेस को माइक्रोन में नापा जाता है। किसमें? माइक्रोन्स में। एक माइक्रोन 1/1000 या 1/25,400 इंच के बराबर होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, कपास कितने माइक्रोन का है, कपास का माइक्रोन कितना होता है, तो आप बताते हो ना कि 16 से 20 माइक्रोन। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम लोग? डायामीटर पढ़ते हैं तो माइक्रोन में ही तो नापते हैं। तो क्या होगा? कपास का 16 से 20 माइक्रोन, फ्लेक्स का 12 से 16 माइक्रोन, ऊन का 10 से 20-50 माइक्रोन, सिल्क का 11 से 12 माइक्रोन। और ये फ्लेक्स फ्लेक्स क्या है? लीलेन है। जहां भी फ्लेक्स लिखा होगा आप उसे क्या समझेंगे? लीलेन समझेंगे। इतना तो आप भी जानते होंगे। मानव निर्मित तंतुओं में डायामीटर तो स्पिनिरेट के छिद्र और कताई के समय पेज थोड़ा लो क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत सी कमियां ढूंढेंगे ना, हम लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जो चीजें मिल रही हैं आप लोग उसे स्वेच्छा से एक्सेप्ट करके और अपने पढ़ाई को क्या करें, और धारदार बनाएं। ठीक है, अपने हथियार को और धार लगाएं और कंटिन्यू इसी दिशा में चलते रहें। ठीक, कताई के समय या बाद में खींचने की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मानव निर्मित तंतुओं को एक समान डायामीटर का बनाया जाता है या उनकी पूरी लंबाई में नियमित अंतरों से मोटा और महीन बनाया जाता है। मानव निर्मित तंतुओं की महीनता को डेनियर में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? डेनियर में। डेनियर का निर्धारण 9000 मीटर धागे या तंतुओं के वजन द्वारा किया जाता है। इसमें इकाई की लंबाई के वजन को ग्राम में बताया जाता है। धागे के डेनियर को यदि फिलामेंट की संख्या से भाग दिया जाए तो फिलामेंट का डेनियर निकल जाता है। बताने का तरीका बता रहा है कि 40 डेनियर बटा 20 फिलामेंट बराबर 2 डेनियर प्रति फिलामेंट। ठीक है, जिसको निकालने या निकाल लेगा इस सूत्र से। महीन कपास, रेशम या ऊन 1 से 3 डेनियर, औसत कपास, ऊन या अल्पाका 5 से 8 डेनियर और गलीची की ऊन का आकार
15 डेनियर होता है। ठीक है, तालिका 3 क्या है? तंतुओं का डेनियर आकार। रेशम 1.0 डेनियर, अमेरिकन कपास 1.8, भारतीय कपास 2.25, मेरिनो ऊन 4.3 डेनियर, संकर ऊन 7.5 डेनियर, फ्लैक्स 5.6 डेनियर। ठीक है, आप लोग इन चार्टों का फोटो खींचते रहिएगा। 24-23 था ना? ठीक है, इधर ही बढ़ना है। ठीक, इधर आ जाओ आप लोग। परिधान हेतु तंतुओं के, दिख रहा है ना, इधर से साइड से थोड़ा सा कटा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, फिर भी मैं पढ़ के बता दूंगी, आप लोग परेशान ना हो। पेज जब क्लियर करो ना, फोटो खींचने पे पेज क्या होता है, थोड़ा कलर डल आता है, तो उसको क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा इसको फिल्टर करती हूँ पेज को, तो फिल्टर करते समय साइड से कुछ चीजें छट जाती हैं। ठीक है, आप ही लोगों की शिकायत थी कि मैम पेज तो दिखता नहीं है आपका क्लियर, तो फिर मैं ऐसे लाने लगी। ठीक है, फिलहाल कोई नहीं, चलिए पढ़ाई करते हैं। परिधान हेतु तंतुओं के डेनियर की श्रेणी 1 से 7 डेनियर है। सभी उपयोगों हेतु एक ही समान के डेनियर के तंतु उपयोग, देखो तंतु लिखा ना साइड में, ठीक, डेनियर के तंतु उपयुक्त नहीं होते। परिधान के तंतु से उत्तम गलीचे नहीं बन सकते और गलीचे के तंतु से उत्तम परिधान नहीं बन सकते। इसके कहने का मतलब क्या है कि जिस वस्तु से या जिस फाइबर से गलीचे बन रहे हैं, डोरमैट बन रहा है, बोरियां बन रही हैं, टाट बन रहा है, उससे हम पहनने योग्य कपड़ा नहीं बना सकते हैं, टेक्सटाइल नहीं बना सकते हैं, मतलब कपड़ा पहनने योग्य नहीं बना सकते हैं। आज जिस उससे पहनने योग्य कपड़ा बन रहा है, उससे हम मैट, कालीन और दरिया नहीं बना सकते हैं। ठीक है, गलीचे के तंतुओं का आकार 15 से 24 डेनियर तक होता है। कितना? 15 से 24 डेनियर तक। आप लोग, एक बात मैं और आप लोगों से बता दूं, कभी कभी मैं भी वीडियो देख लेती हूँ, अपनी वीडियो देखने का तो मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी अगर मैं देख लेती हूँ कि सही है कि नहीं है, तो कभी ये लगता है कि लिखा कुछ और होता है, मैं बोल कुछ और देती हूँ, तो आप लोग लिखे वाले को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैं एक बार और सोच रही थी बताने के लिए, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया, आज अभी जब गड़बड़ हुआ तो ध्यान में आया है। ठीक, तो लिखे हुए चीजों को आप लोग प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, तंतुओं की अनुप्रस्थ काट की रचना कैसी होती है, ये बहुत पूछा जाता है कि कपास कैसा दिखेगा, ऊन कैसा दिखेगा। देखिए फोटो सहित मैं लेकर के आई हूँ। क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ फाइबर, ठीक है, तंतुओं का आकार या चमक, घनेपन, आकार, पोत और हाथ द्वारा अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चित्र में विशिष्ट अनुप्रस्थ काट के आकार दिखाए गए। कैसे काट हैं? अनुप्रस्थ काट दिखाए गए हैं। यह आकार गोल, कुत्ते की हड्डी के समान, त्रिभुजाकार, फलियों के आकार के, चपटे और छड़ी के समान होते हैं। आप यहाँ देख लो तंतुओं के अनुप्रस्थ काट कैसी है, आप लोग स्क्रीनशॉट पे लेते चलिएगा। चपटा, अंडाकार, ल्यूमेन, ऐंठन युक्त, ये किस में होगा? कपास में होगा। इन तीनों शब्दों से आप पकड़ लोगे, आप कहोगे मैम कपास के लिए कहा गया है, और कपास के लिए क्या कहा जाता है? रिबन के समान होता है, घूमे घूमे रिबन के समान होता है, ऐठे ऐठे रिबन के समान। ठीक है, रिबन जो हम लोग बाल में लगाते हैं, ठीक है, लगाते थे, अब कहाँ लगाता है। ठीक, जब स्कूल जाते थे छोटे छोटे तो 2 चोटी बांधते थे, तो रिबन से ही तो बांधते थे। अंडाकार से गोल, एक दूसरे पर छाई हुई शल्कें, तो शल्कें जहां आप देखोगे तो आप कहोगे मैम शल्कें तो ऊन में होती है, तो आप तुरंत खट्टे से कहां लगा देंगे आंसर? शिल्लू में वूल लगा करके चले आएंगे। ठीक है, और त्रिभुजाकार के गोल किनारे कहाँ दिखेगा? तो आप कहोगे मैम त्रिभुजाकार और गोल किनारे शिल्क में दिखता है। किस में दिखेगा? शिल्क में। किस काट में दिखता है? अनुप्रस्थ काट में दिखता है। किस में दिखेगा? अनुप्रस्थ काट में दिखेगा। और क्या है? षटकोणी। षटकोणी मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये जिस तरीके का ऐसे जितने भी वो होते हैं, आप कहोगे मैम ये किस में दिखेगा? कि लीलेन में ये दिखता है। किस में दिखता है? लीलेन में, यानी फ्लैक्स में दिखता है। ठीक है, किस में दिखेगा? फ्लैक्स में दिखेगा। वृत्ताकार गोल को वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया, इसे क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो जहां वृत्ताकार डायामीटर में एक रूप नायलॉन और डेक्रान होगा, क्या होगा? नायलॉन और डेक्रान कैसा दिखेगा? वृत्ताकार दिखता है। वृत्ताकार और साथ में दानेदार हो तो क्या दिखेगा? रेयान दिखता है। क्या दिखेगा? रेयान दिखेगा। आप लोग फोटो खींच लिए होंगे। तंतुओं के अनुप्रस्थ काट, प्राकृतिक तंतुओं का आकार इन चीजों से निर्धारित होता है। किन किन चीजों से? पौधे की वृद्धि के समय सेलुलोज के निर्मित होने का तरीका, वस्त्रों के तंतु का आकार और प्राणियों में प्रोटीन पदार्थ का निर्माण, कीट के छिद्र का आकार जिसमें से सिल्क तंतु बाहर निकलता है। सिल्क का तंतु किस कीड़े से निकलता है? बॉम्बेक्स मोरी के। किससे?
बॉम्बेक्स मोरी नामक कीट होता है, उससे क्या होता है, सिल्क की प्राप्ति की जाती है। सिल्क पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो उसका क्रम क्या होता है, आप बताओगे क्या होगा? अंडा, नहीं क्या होता है, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। क्या होता है, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, यही होता है ना। चलिए ठीक है। मानव निर्मित तंतुओं का आकार स्पिनरेट और स्पिनिंग विधि द्वारा नियंत्रित होती है। भाई मानव निर्मित ही है, जब हम ही बना रहे तो हम चाहे तो छोटा बनाते, हम चाहे तो बड़ा बनाते, हम चाहे तो बीच का बना दे यानी मध्यम बना दे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी मानव निर्मित तंतुओं का आकार हो गया, चमक हो गया, लंबाई हो गया और अन्य विशेषताएं उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। यानी अगर हम अपने घर पे कोई चीज बना रहे हो तो हम चाहे तो मीठा अधिक कर दे, चाहे तो कम कर दे, लेकिन अगर हम मार्केट से लाएंगे तो जो मुझे मिलेगा वो मुझे खाना पड़ेगा। तो यही चीज है, जो नेचुरल फाइबर होते हैं तो उनमें जो गुण विद्यमान है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जो मानव निर्मित है उसे हम अपने हिसाब से चमक बढ़ा लेंगे, चमक कम कर लेंगे। चमक कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसके, कृत्रिम वस्तु के चमक को कम करने के लिए। लंबाई अपने हिसाब से बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतह की रूपरेखा क्या है, सरफेस कंटोवर, ठीक है, क्या है, कंटोवर, ठीक। तंतु की लंबवत धुरी पर उसकी सतह को तंतु की सतही रूपरेखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सतह की रूपरेखा चिकनी, दांतेदार, खुरदरी या रोएदार होती है, ठीक। यह हाथ के अनुभव व पोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। क्रिम्प क्या होती है, तंतुओं में क्रिम्प तीन तरह की होती है। कैसी होगी, तीन तरह की होगी। एक परमाणु क्रिम्प होगा, यानी मॉलिक्यूलर क्रिम्प, यानी लोचमय परमाणु श्रृंखला। दूसरा क्या है, तंतु क्रिम्प, फाइबर क्रिम्प, तंतु की बुनाई और ऐंठन या घुमाव। धागे या बुनाई की क्रिम्प, यार्न आर वीविंग क्रिम्प, वस्त्र में धागे के आपस में गूंथने या सटने के परिणाम स्वरूप जो झुकाव होगा वो क्या है, धागे या बुनाई की क्रिम्प कहलाती है। तंतुओं की क्रिम्प को तंतुओं की लंबाई में बुनाई, झुकाव, ऐंठन, कुंडली या घुंघराले में संदर्भित किया जाता है। तंतुओं की क्रिम्प से तंतुओं की जुड़ने की क्षमता, प्रतिस्पंदता, घिसावट के प्रति अवरोधक, खिंचाव और गर्मी के गुण वस्त्रों में आते हैं। क्रिम्प से तंतुओं की अवशोषकता में वृद्धि होती है और तंतु त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को आराम मिलता है, किंतु चमक कम हो जाती है। तंतुओं में तीन प्रकार के क्रिम्प की विशेषता आती है। यांत्रिक क्रिम्प यानी मैकेनिकल क्रिम्प, जिसमें तंतु को नलीदार रोलर में से निकाला जाता है और इन्हें घुमाया जाता है, एक एक ओर से चपटा किया जाता है। और नेचुरल क्रिम्प जो है कपास और ऊन में प्रकृति से प्राप्त होती है। गुप्त क्रिम्प यानी लेटेंट क्रिम्प क्या होगा, मानव निर्मित तंतुओं में अविकसित अवस्था में अपने आप आती है। इसे वस्त्र में उपयुक्त घोलक या ऊष्मा की क्रिया द्वारा विकसित किया जाता है। आधे लोग क्लास छोड़ करके भाग गए होंगे, मैं जान रही हूँ, क्योंकि जब विस्तार से पढ़ाने लगो। अच्छा, मैंने संडे को जो टेस्ट सीरीज अपलोड किया था, आप लोगों ने वाच किया है? 24 से 30 घंटे के अंदर, करीब करीब 30 घंटे के अंदर कितना हुआ था, 250 लोग उसे देख लिए हैं, ठीक है। और यही जब मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, हफ्ते भर में वो क्या है 150 नहीं पार कर रहा है। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो थ्योरी करा रही हूँ? अब मैं भी आप लोग को टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगी, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे काम उन्हीं के लिए किया जाता है जो लोग देखते हैं। तो आप लोग उसे ज्यादा पसंद कर रहे हो, तो मैं भी अब क्या है टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगी, ठीक है। तंतुओं के भाग यानी फाइबर पार्ट क्या है, प्राकृतिक तंतुओं में रेशम को छोड़कर 3 विशिष्ट भाग होते हैं। एक बाह्य भाग जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, या त्वचा कहा जाता है। आंतरिक क्षेत्र, और तीसरा केंद्रीय नलिका जो खोखली होती है। क्या होती है, खोखली रहती है। इधर आ जाओ आप लोग। मानव निर्मित तंतुओं के भाग प्राकृतिक तंतुओं के समान जटिल नहीं होते और इनके इनके केवल 2 भाग होते हैं, त्वचा और ठोस भाग, ठीक है। तंतु के टूटने की क्षमता क्या है, ब्रेकिंग टेनेसिटी, क्या है, टेनेसिटी, टेनासिटी या टेनासिटी, कुछ भी हो जो आप समझ पाए, आप जो उच्चारण कर पाए, ठीक है। तंतु के टूटने की क्षमता वस्त्र की मजबूती से संबंधित होती है। टीनेसिटी देखिए दिया है, क्या है, टीनेसिटी को ग्राम प्रति डेलियर में अभिव्यक्त किया जाता है। किसको, टीनेसिटी को, ठीक है। टीनेसिटी धागे की संख्या के रूप में तोड़ने की शक्ति है, जबकि
तनाव सामर्थ्य क्षेत्र की इकाई के रूप में तोड़ने की शक्ति को दर्शाते हैं। बहुत ही टर्मिनोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लिखते चलिएगा। मैं एक एक चीजें खोज खोज कर, फोटो खींच खींच कर आपको पढ़ाती हूँ। ये चीजें बच्चों को दे दें, आप लोगों को दे दें, ये चीजें हो सकता है आपके लिए 2 नंबर बढ़ा दे। ठीक है। तनाव सामर्थ्य के मूल्य की प्रत्यक्ष रूप से में तुलना की जाती है, जबकि टीनेसिटी की नहीं, क्योंकि टीनेसिटी में पदार्थ का घनत्व भी सम्मिलित रहता है। इसलिए 2 तंतुओं की समान टीनेसिटी हो सकती है, पर उनकी तनाव सामर्थ्य भिन्न हो सकती है, क्योंकि उनका आकार, उनका अनुप्रस्थ क्षेत्र भिन्न है। पुण्य तालिका नंबर 4 देख लीजिए। आप लोग जानते हो, ये जितनी चीजें मैं देती हूँ सब किसी पेड क्लास में, जहां भी आप एडमिशन लिए होंगे, पेड क्लास में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं और ये लिस्टें दी जाती हैं। लेकिन मेरा क्लास क्या है, हम सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराते हैं। आप लोग आकर के केवल शांति से बैठ करके पढ़ाई कर लें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए, बदले में आपकी यही फीस है, यही पेड है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। बस यही आपकी फीस है, बाकी कुछ नहीं है आपसे चाहिए। ठीक है। कपास क्या है, और अभी नहीं, काफी लंबे समय तक मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप बैठ करके तैयारी करते रहो। ठीक है। भविष्य में देखेंगे, जब जब हमारे पास कोई आएगा कार्य करने के लिए। अभी तो मैं फिलहाल अकेली हूँ। जब तक मैं अकेली हूँ तब तक मैं आपसे एक पैसे नहीं लूंगी, रुपए तो छोड़ दीजिए, मैं एक पैसे नहीं लूंगी। हाँ, जब क्लास बड़ा होगा और भी सब्जेक्ट, जैसे आप लोग जानते हो मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ, अगर मुझे साइंस के टीचर अवेलेबल होने लगेंगे तो हो सकता है कि मैं क्या करूँ, क्लास को अपने पेड करना शुरू कर दूं। ठीक है। लेकिन वो भी फिलहाल अभी नहीं। ठीक, अभी नहीं, अभी बहुत समय तक क्या है, ऐसे ही चलते रहेगा। आप लोग क्लास में बने रहें। पास क्या है, शुष्क स्थिति इसकी कैसी होगी, तोड़ने की क्षमता यानी टेनेसिटी प्रति ग्राम डेनियर में, और आर्द्र स्थिति कैसी होगी, तो कपास 4.0 है, आर्द्र यानी गीली अवस्था में 5.0 है। आप लोग देखते रहो। फ्लेक्स 5.5 से यहाँ क्या हो जा रहा है, गीली अवस्था में 6.5 है, यानी गीली अवस्था में ये दोनों क्या है, बढ़ गए। आप लोग ये जानते हो ना कि गीली अवस्था में कार्टन और लीलन क्या होते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं। कितनी प्रतिशत इन सबों की मजबूती बढ़ जाती है, तो आप कहोगे मैम 30-30% क्या होती है, मजबूती इनकी बढ़ जाती है। और कौन ऐसा होता है जिसकी मजबूती गीले अवस्था में कम हो जाती है, तो आप कहोगे मैम सिल्क हो गया, वूल हो गया। ये क्या होते हैं, गीली अवस्था में इनकी मजबूती अपने खो देते हैं। कितना खो देते हैं, तो 40% अपनी मजबूती क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है। सिल्क क्या है, 4.5 से इसका कितना हो जाता है, घट जाएगा, 3.9 हो जाएगा। ऊन 1.5 है, घट कर 1.0 हो जाएगा। ये सीटेट क्या है, ये भी देख लो, 1.2 से 1.5 से लेकर के इतना। आप लोग इस चार्ट को खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं थोड़ी देर और वेट कर ले रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। लोचमयता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। एक शब्द इसका और भी है, इलास्टिसिटी को और क्या कहते हैं, आप बताइएगा। क्या कहते हैं, प्रतिस्पंदता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्पंदता कहते हैं। आप तो बताओगे नहीं, मुझे ही बताना, आप तो बोलते नहीं हो, चुपचाप बस सुनते रहते हो। तंतुओं पर दबाव के बाद पुनः अपनी स्थिति में आने की क्षमता से लोचनीयता कहा जाता है। इससे तंतु में दबाव सहने की क्षमता आती है। यह तंतु की परमाणु संरचना के कारण होता है, जिसमें साइड की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ा और मजबूत जोड़ सम्मिलित है। लोचमयता की विशेषता वस्त्र में प्रतिस्कंदता लाती है। क्या लाती है, प्रतिस्कंदता लाती है। लोचमयता पुनः प्राप्त करना, आप लोग देख लो, प्रतिशत पुनः प्राप्ति 2 से 5% खिंचाव होने पर। अगर हम 2 से 5%, एक रबड़ इतना था, ठीक है, हमने इसको खींचा और इतना कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, फिर वापस होने पर ये कितना क्या होगा, तो कपास को क्या है 75%, फ्लैक्स 65, सिल्क 92, ऊन 99, एसीटेट 58, एक्रिलिक 92, नायलॉन 100, पॉलिएस्टर 97, रेयान 54। ठीक है। ये क्या है, ये प्रतिशत है। आप लोग फोटो खींच लो लोचमयता का। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, डायमीटर, डेनियर और घनत्व में निम्न संबंध होते हैं। कैसे निम्न संबंध होते हैं, ये सूत्र दिया गया है, डायमीटर बराबर डेनियर बटा 4.56 गुणे घनत्व। जहां डायमीटर 1 इंच का हजार, यहाँ जहां डायमीटर एक इंच का 1000 में होता है। ठीक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है टेस्ट सीरीज, ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
इधर से थोड़ी चीजें कटी हुई हैं, लेकिन कोई नहीं, जहां तक समझ में आएगा हम लोग पढ़ेंगे। किसी पदार्थ का घनत्व इकाई आयतन में सन्निहित पदार्थ की मात्रा है। जब दिए हुए पदार्थ के समान आयतन के पदार्थ और किसी स्तरीकृत पदार्थ में के मध्य तुलना की जाती है तो यह अनुपात संबंधित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। संबंधित घनत्व को कभी कभी विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि CGS प्रणाली का उपयोग करने से ठोस पदार्थ की ग्राम आयतन की इकाई यानी CC और स्तरीकृत पदार्थ पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होने पर घनत्व और संबंधित घनत्व समान होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लो, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व क्या है। आप लोग ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास का घनत्व कितना होगा, आप कहोगे मैम 1.5 दो। फ्लैक्स का 1.52, सिल्क का 1.25, वूल का 1.32। वूल और एसीटेट दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप इस तरीके से देख लो, पहले कपास और हो गया, फ्लैक्स हो गया, यानी लीलन और कॉटन का दोनों एक जैसे होता है। इस तरीके से को रिलेट करिए, नहीं तो कभी नहीं याद कर पाएंगे रटने से। और ऊन और एसीटेट हो गया, ये भी 1.32। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए। एक्रिलिक क्या है, 1.17 से 1.18। नायलॉन कितना होगा, 1.14। पॉलिएस्टर 1.22 से 1.38। रेयान कितना होगा, 1.50 से 1.52। ये आप देख रहे हो, रेयान जो क्या है, ये आधा प्राकृतिक होता है और आधा क्या है, मानव निर्मित होता है, यानी दोनों सामानों से बनाया जाता है, दोनों वस्तुओं से। तो आप यहाँ पे देख लो, ये इसके समान लगभग आ रहा है, तो आप इसको भी कोरिलेट कर लोगे। तो जो कपास हो गया, फ्लैक्स यानी लीलन हो गया और रेयान हो गया, ये अगल बगल होंगे, यानी इसको आप जोड़ ले जाओगे, ये दोनों सेम होंगे। और यहाँ भी 50 से 52 होगा। आप इसको भी क्या है, 3 चीजें आपको याद हो गई। ठीक है, क्या क्या आपको याद हो गया, कपास याद हो गया, फ्लैक्स याद हो गया, और क्या हो गया, रेयान हो गया, यानी कॉटन हो गया, लीलन हो गया, रेयान हो गया। इसका कितना है, आप कहोगे मैन विशिष्ट गुरुत्व कितना है, 1.52 है। ठीक है, क्या है, 1.52 है, और यहाँ पे क्या है, 50 है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और ऊन और एसीटेट का मैम हमें याद हो गया है, 1.32 है। क्या है, 1.32 है। कितना आपको याद हो गया, आप कहोगे मैम 5 याद हो गया। ठीक है, हमने आपको 5 याद करा दिया। अब मैं आपको सिल्क याद करवाने चल रही हूँ। आप कहोगे मैम सिल्क का 1 पॉइंट कितना है, 1.25 है। ठीक है, तो हम किसको, कॉटन, रेयान और फ्लेक्स को उल्टा कर देंगे। 1 अपने जगह पे रहेगा, 5 को पहले ला देंगे, 2 को पहले ला देंगे और 5 को बाद में ला देंगे। इस तरीके से करके हमें क्या हो गया, सिल्क याद हो गया, कॉटन याद हो गया, लिलेन याद हो गया, रेयान याद हो गया, एसीटेट याद हो गया, वूल याद हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 6 याद कर लिए। बाकी चीजें क्या है, अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे कोई चीजें आप भी कोरिलेट करके करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड आप लोग देंगे क्या, पानी पीते तो है मेरे पास, पानी नहीं होगा तो मांगना पड़ेगा। चलिए, ब्रेक भी लिए, पानी भी नहीं पी पाए क्योंकि पानी है नहीं मेरे पास। तंतु के दिए हुए आयतन और पानी के समान आयतन के वजन का अनुपात, देखिए पानी आ भी गया। अवशोषकता यानी एब्जॉर्बेंसी क्या है, कौन सा हाइड्रोफिलिक होता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है, या सुने कि नहीं सुने। हाइड्रोफिलिक यानी जो जल से क्या हो, जल प्रिय हो, यानी जिसमें पानी सोख सके। जैसे क्या हो गया, कॉटन हो गया, लीलेन हो गया, सब क्या है। चलो इसके बारे में दिया, ये को बहुत ज्यादा अपने मन से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अवशोषकता या आर्द्रता पुनः प्राप्ति का अर्थ होता है। निश्चित तापक्रम और आर्द्रता की स्थिति में शुष्क तंतु द्वारा हवा से आर्द्रता अभिशोषित करने का प्रतिशत। तंतुओं में यह विशेषता इसे हाइड्रोक्सिल समूह वाह्य क्षेत्र के कारण आती है। क्या आती है, हाइड्रोक्सिल समूह वाह्य क्षेत्र के कारण आती है। इस विशेषता के कारण वस्त्र प्रद, गर्म, जल अवशोषक और रंगों के प्रति सादृश्य हो जाता है। कम अवशोषक तंतु जल्दी सूखता है, उसमें रंग कठिनाई से चढ़ता है, त्वचा हेतु आरामप्रद नहीं होता, पसीने के वाष्पीकरण से बचाता है, सलवट प्रतिरोधक होता है। तालिका हम लोग 7 देखेंगे। अवशोषकता यानी सबसे ज्यादा कौन पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में जो दे रहा है, सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊन करेगा।
यानी बोल करेगा, ठीक है। और कपास यानी कॉटन कितना एब्जॉर्ब करेगा, 7 से 11, ठीक है। फ्लैक्स 12, सिल्क 11, ठीक। एसीटेट 6.0, एक्रिलिक 1.3 से 1.25, नायलॉन 4.0 से 4.5, पॉलिएस्टर 0.4 से 0.8, रेयान 15, ठीक है। ये क्या है, ये सब आर्द्रता पुनः प्राप्ति है। नोट लगा करके क्या दिया हुआ है, आर्द्रता पुनः प्राप्ति यानी मॉइस्चर रिजेन को 17 डिग्री फ़ारेनहाइट और 65% तुलनात्मक आर्द्रता पर आर्द्रता मुक्त वजन, मुक्त होगा ना, हाँ, मुक्त वजन के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब क्या है, सूर्य प्रकाश अवरोधक यानी क्या है, सनलाइट रेजिस्टेंट यानी क्या है, सूर्य के प्रकाश को अवरोध कर कितना क्या कौन कर रहा है, सूर्य प्रकाश अवरोधक वस्त्र प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से नष्ट होने से बचने की योग्यता रखता है। यह विशेषता तंतु के रासायनिक संगठन के कारण आती है। इससे एक बार देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में अभी नहीं, चलिए इससे पर्दे होगा ना, पर्दे व दरिया, प दिख रहा तो पर्दा ही होगा, ठीक है। पर्दे व दरिया आदि अधिक टिकाऊ होते हैं और वस्त्रों की देखभाल आसानी से आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, इधर आ जाओ आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य प्रकाश अवरोधक, तालिका दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लो, फिर मैं जूम कर दूं, ठीक है, आप ले लिए होंगे। इधर आ जाइए, देख रहे हो आप लोग क्या दे रहे, कांच में अति उत्तम क्या है, सूर्य प्रकाश अवरोधक यानी सूर्य के प्रकाश को कौन सबसे अच्छा रोक सकता है, तो अति उत्तम से खराब तक आ रहा है, ठीक है। तो अति उत्तम क्या होगा, कांच का, आप लोग ग्लास का अक्सर क्या देखते हो, पर्दा ही देखते हो, ठीक है, ड्रेपरी होती है, ठीक। एक्रिलिक फिर होगा, फिर पॉलिएस्टर होगा यानी घटते हुए जा रहा है, फिर फ्लैक्स होगा, फिर कॉटन होगा, फिर रेयान होगा, फिर एसीटेट होगा, देन नायलॉन होगा, देन वुल होगा, देन सिल्क होगा, यानी सबसे लास्ट में सूर्य के प्रति मतलब अवशोषण की स्थिति किसकी सबसे खराब होगी, तो सिल्क क्या है। इसीलिए कहते हैं इन सारे कपड़ों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके हमें छाया में सुखाना चाहिए। अब क्या है, घिसावट प्रतिरोधक, क्या है, घिसावट प्रतिरोधक, एब्जॉर्बेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या है, एब्जॉर्बेशन रेजिस्टेंस। प्रतिदिन के उपयोग से होने वाली, प्यास लग रही ना, लग रही, पानी नहीं मिला था। प्रतिदिन के उपयोग से होने वाली घिसावट या रगड़ने के प्रति अप्रभावित रहने की योग्यता को घिसावट प्रतिरोधक कहा जाता है। यह विशेषता तंतु की बाह्य सतह कड़ी होने पर, उसमें शल्क या त्वचा होने पर उत्पन्न होता है। इससे वस्त्र मजबूत होते हैं, घिसावट प्रतिरोधक होते हैं और देख रेख में आसान होते हैं। घिसावट प्रतिरोधक क्या है, इसमें देख लो क्या क्या है, अति उत्तम से खराब तक जा रहा है, इसमें भी आप क्या है, फोटो खींच सकते हैं। तो नायलॉन क्या होगा, अति उत्तम यानी नायलॉन चाहे जितना भी रगड़ दो घसीट दो, क्या है, फटने वाला जल्दी नहीं है। देन पॉलिएस्टर होगा, देन फ्लेक्स होगा, देन एक्रिलिक होगा। देख रहे हो फ्लेक्स का स्थान यहाँ कहाँ आ गया है, तो कॉटन से कई गुना, 12 या 14 गुना मजबूत क्या होता है, फ्लैक्स होता है। ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो कॉटन क्या होगा, निम्न चला जाएगा और लिलेन हाई चला जाएगा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कॉटन के जो कपड़े होते हैं थोड़े से कम कास्टली होते हैं, लेकिन जो लीलेन के कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा कास्टली होते हैं। ऐसे भी कुछ करके याद कर सकते हैं। फिर सिल्क होगा, देन वुल होगा, देन रेयान होगा, देन एसीटेट, देन पांच होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, चमक यानी लश्कर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कपड़ों में, ये क्या है, हम लोग तंतुओं की विशेषता ही तो पढ़ रहे हैं। चमक सतह से परिवर्तित होने वाला प्रकाश है। यह तंतु के चिकनेपन, तंतु की लंबाई और चपटे आकार के कारण भिन्न होती है। अम्ल के प्रति अभिक्रिया, रिएक्शन टू एसिड, यानी अम्ल के प्रति कौन कौन से ऐसे हैं जो अच्छे होंगे, कौन बुरे होंगे। कपास अम्ल के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, यानी अगर कोई भी आप कॉटन कपड़ा ले लो और उस पर डेली आप 4-5 दिन नींबू के 2 बूंद रस गिराते रहो, 2 बूंद क्या, एक ही बूंद गिराते रहो, ये सिटेट गिरा, अरे ये क्या कहते हैं, अरे भाई ये विनेगर, विनेगर आप गिरा दीजिए एक उसी जगह पे। मैं आज गिराई, फिर कल गिरा दी, परसों गिरा दी, नरसों गिरा दी, 3-4 दिन गिराते रहिए, फिर आप कपड़ा धुलेंगे ना उसी जगह से कपड़ा फट जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कपास जो हो गया, एसीटेट पता नहीं कहाँ से मुझे बार बार आ रहा है, जो कपास हो गया
वो अम्ल के प्रति क्या है, अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि खनिज अम्ल का केवल तंतु घोल भी कपास पर शुष्क हो जाता है तो तंतु सफेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण आप जानते हो, जो आप लोग काऊ वाला आता है ना तेजाब, वो फेंकने वाला तेजाब नहीं भैया, आप लोग हम ऐसी चीजें नहीं बता रहे, ठीक है। तो तेजाब जो होता है, जो एसिड होता है, जिससे क्या है, टंकी वगैरह साफ कर दी जाती है, ठीक है। वाटर टैंक जो होता है, वाटर टैंक हो गया, कहीं भी और भी बहुत पुराना अगर डस्ट लगा हो, मतलब क्या चंगुंग टाइप का, तो भी छुड़ाने के लिए, तो वो जो मिलता है ना, उससे अगर आपके कपड़े पे गिर जाए तो वो एकदम व्हाइट पहले होगा, और व्हाइट होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, जैसे ये बता रहे, सफेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हाइड्रोसेलुलोज कहा जाता है। यही प्रभाव तब भी उत्पन्न होता है जब कपास को खनिज अम्ल के घोल में उबाला जाता है। हल्के कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल का सेलुलोज तंतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग जान लो, सेलुलोजिक तंतु पे जितने भी अम्ल के अम्लीय होंगे, डाई ये होगा, ये क्या होगा, उस पे असर इसका अब कब क्या होगा, खराब होगा, ठीक है। अम्ल के ठंडे तनु घोल को सुरक्षित रूप से सेलुलोज पर उपयोग किया जा सकता है, किंतु इन्हें वस्त्र पर सूखने नहीं दिया जाना चाहिए। पुनरुत्पादित सेलुलोज या रेयान कपास की अपेक्षा अम्ल के प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं। कौन कौन? उत्पादित सेलुलोज या रेयान जो है कपास की अपेक्षा अधिक प्रभावित हो जाते हैं। यानी रेयान हो गया, वो क्या होगा, कपास से पहले ही खराब हो जाएगा अम्ल पड़ने पे, ठीक है। आप इधर आ जाइए, पेज अभी लग रहा बहुत ज्यादा, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, बोरियत लग रही है। अभी पानी मिल गया होता ना तो सब सही हो गया होता। जब कपास की 60, मैं भूल गई पानी लाना, जब कपास की 62% सल्फ्यूरिक अम्ल से कुछ सेकंड तक अभिक्रिया कराई जाती है तो सिकुड़ जाते हैं। इससे अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे 78% से क्रिया करवाने पर झुलस जाता है। अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कपास क्या है, तुरंत घुल जाता है। खनिज क्या होगा, खनिज अम्ल का तनु घोल रूप के बालों को फुला देता है, किंतु इसमें नष्ट होने वाली क्रिया नहीं होती। ऊन को 2 से 5% सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में 1 घंटे तक उबालने पर तंतु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कपास की स्थिति क्या होगी, नष्ट होने लगेगी, ठीक है। आप यहाँ ऐसे देख लो, पढ़ा दो कि स्किप मार दो। अब फोटो खींच लीजिए, मैं फिर तालिका पे जा रही हूँ। अम्ल का प्रभाव किस पे अच्छा होगा, किस पे खराब होगा। आप जानते हो, मैं केवल तालिका के पर्पज से लाई थी कि 10 मिनट में इसे फ्री करवा दूंगी करा करके, केवल आप लोग को ये पढ़ाते रहेंगे क्या क्या किस पे होता है। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, जब फोटो खींच लिए तो लाओ एक बड़ी सी वीडियो बना करके आप लोग को सब बता देते हैं। कपास पे क्या होगा, अम्ल का प्रभाव हानिकारक होगा। फ्लैक्स पे भी, लीलन पे भी हानिकारक होगा। रेशम पे क्या होगा, खनिज अम्ल से हानिकारक होगा। कार्बनिक अम्ल के प्रति प्रतिरोध होगा। ऊन पे प्रतिरोधक होगा। एसीटेट पे कमजोर हो जाएगा। एक्रिलिक पे प्रतिरोध होगा। नायलॉन पे हानिकारक होगा। पॉलिएस्टर प्रतिरोधक होगा। रेयान क्या है, हानिकारक होगा। आप फोटो खींच लीजिए। क्षार के प्रति अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एल्कलाई, आप लोग पढ़ोगे इसको, पढ़ लीजिए, पहले हल्का सा पढ़ देते हैं। कपास क्षार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इसलिए धुलाई प्रक्रिया की दृष्टि से यह अति उत्तम होता है। कपास हल्के यानी क्षार जो होगा कॉटन वाली सेलुलोजिक चीज के लिए गुड होगी, और अम्ल क्या होगा, बैड होगा। जितने भी कृत्रिम फाइबर होते हैं उनपे क्या होता है, अच्छा नहीं, जितने प्रोटीन फाइबर होते हैं जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये क्या होगा, इनपे अम्ल यानी एसिड इनके लिए बेस्ट होता है, और इनके लिए एल्कलाई क्या होता है, बैड होता है। बस इतनी चीजें आप जान जाइए। धुलाई प्रक्रिया की दृष्टि से अति उत्तम होता है। कपास हल्के क्षार जैसे सोडियम कार्बोनेट के उबले घोल के प्रति भी प्रतिरोधी होता है। साथ ही कास्टिक अल्कलाई जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उबलते घोल के प्रति भी प्रतिरोधी होता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कास्टिक क्षार की क्रिया के समय हवा की या ऑक्सीजन मिलकर सेलुलोज पर ऑक्सीकरण की क्रिया न कर सके, अन्यथा कपास नष्ट होने लगता है। विस्कस रेयान और कुप्रामोनियम रेयान पे भी हल्के क्षार के प्रति प्रतिरोधी होती है। आप लोग इसे फोटो खींच लीजिए, मैं स्किप करने जा रही हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, सॉरी, क्या है, टेरिलीन में क्षार के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है, किंतु 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रभावित होते हैं। अब इधर देख लो, क्षार पे किसका प्रभाव अच्छा होगा, यहाँ आप लोग फोटो खींच लो। कपास पे प्रतिरोधक, फ्लैक्स प्रतिरोधक, सिल्क हानिकारक, वुल हानिकारक, एसीटेट
थोड़ा प्रभाव यानी जिसके लिए अच्छा होगा उस पे क्या होगा, प्रतिरोधक यानी अच्छा है। अभी हमने बताया ना क्षार यानी अल्कलाई किसके लिए बुरा होगा, तो प्रोटीन फाइबर जो होंगे उनके लिए बुरा होगा, ठीक है। एक्रिलिक प्रतिरोधक, नायलॉन प्रतिरोधक, पॉलिएस्टर प्रतिरोधक, प्रतिरोधक रेयान पे भी, यानी हर चीज पे क्षार अच्छा प्रभाव डालेगा, केवल किसको छोड़ करके, सिल्क को, ऊन को और एसीटेट को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि मैम ये तीनों एक ही जैसे गुण रखते हैं, ठीक है। कैसे? ये तीनों एक ही जैसे गुण रखते हैं, सिल्क हो गया, वुल हो गया और एसीटेट हो गया, ये तीनों के गुण क्या होते हैं, एक जैसे, लगभग लगभग सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ऑक्सीकारक विरंजक का प्रभाव क्या होगा, आप देख लीजिए। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइज एजेंट, सभी वस्त्र तंतु ऑक्सीकारक विरंजक के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः जब इन्हें विरंजन या सफाई के उद्देश्य से उपयोग में लाया जा रहा हो तब बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के तनुघोल को कमरे के तापमान पर कपास, विलेन और रेयान के उपयोग में लाया जाना चाहिए। तापक्रम के बढ़ने से तंतु पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है और इसके नष्ट होने की संभावना रहती है, ठीक है। बैलून फूल है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था बैलून फूल नहीं है, ठीक। हाइपोक्लोराइड घोल को एसीटेट रेयान पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हाइपोक्लोराइड घोल को प्राणीज तंतु पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इन्हें विरंजक के रूप में भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। सिल्क और वूल दोनों क्लोरीन को अभिशोषित कर लेते हैं, जिससे इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक। देखिए कहाँ क्या है, कुछ पेज और होगा, इधर आप लोग आ जाइए। क्या है, मानव निर्मित तंतु, इस पे क्या क्या है, एसीटेट, एसीटोन, फिनाइल और क्लोरोफॉर्म को, यहाँ पे वो तो दिया किसका क्या है। चलिए थर्मल विशेषताएं पहले इसको देख लो। नायलॉन पे क्या है, मैं आप लोग फोटो खींच लिए होंगे, ठीक है। किस पे प्रतिरोधक होगा, किसके लिए बुरा होगा। इधर आ जाओ, थर्मल विशेषताएं यानी टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज, कितने पे कितना मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट, सुरक्षित प्रेस करने का तापमान यानी सेफ आयरन टेम्परेचर, यानी किसको कितने उस पे टेम्परेचर पे करके प्रेस करते हैं। होता है ना कि जो कॉटन वाला हो अगर उसको सिल्क पे रख दो तो क्या होगा, जलकर तुरंत पिघल जाएगा, वहां से कपड़ा ही गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा कपड़ा, ठीक। इधर आ जाओ, कपास पिघलता नहीं है, नॉन मेटेलिक, ठीक। और सेफ इसका टेम्परेचर क्या है, इतना है। आप लोग देख लो कितना टेम्परेचर है, 425 से 208 है। आप लोग देखते चलिए, फ्लैक्स भी नहीं पिघलेगा, रेशम भी नहीं पिघलेगा, ऊन भी नहीं पिघलेगा, ठीक है। इतने इतने टेम्परेचर पे, ठीक। ये सुरक्षित टेम्परेचर है। अब मानव निर्मित तंतु के लिए देख लो आप लोग क्या क्या टेम्परेचर है। एसीटेट 446 से 230, एक्रिलिक नहीं पिघलते हैं, ये इतने इतने मतलब इतने टेम्परेचर पे क्या है, ये पिघल ही जाएंगे, ठीक है। ये दोनों नहीं पिघलेगा, कौन नहीं पिघलेगा, एक्रिलिक नहीं पिघलेगा और क्या नहीं, रेयान नहीं पिघलेगा, बाकी सारे चीज क्या है, पिघल जाएंगे, ठीक है। आप देख लिए होंगे, फोटो खींच लिए होंगे। और इस पर प्रेस नहीं होता, किस पे, सरम को प्रेस नहीं किया जाता है। सफाई एवं धुलाई, अब आ जाओ आप लोग, सफाई एवं धुलाई क्या है, क्लीननेस एंड क्या है, वॉशेबिलिटी, ठीक है। उपभोक्ता यह जानने का इच्छुक होता है कि कौन सा वस्त्र तंतु आरोग्यप्रद है, वस्त्र कितने लंबे समय तक साफ रह सकता है और धुलाई के समय कौन सी विशेष विधियां रखने की आवश्यकता होती है या शुष्क धुलाई आवश्यक होती है, ठीक है। चिकनी सतह वाला तंतु धुलाई में आसान होता है, अतः लिनेन, रेशम और रेयान को आसानी से धोया जा सकता है। इनमें से किसी भी पदार्थों को यदि रोनीदार बनाया जाए तो धुलाई में सावधानी रखना आवश्यक होता है। कांच के फिलामेंट धागे से बनाए गए वस्त्रों को पानी में खंगालकर और गीले कपड़े से पोंछकर साफ किया जा सकता है। पानी पर धूल दोनों ही कांच तंतु पर कोई प्रभाव नहीं डालते। पॉलिएस्टर और नायलॉन चिकनी सतह वाले तंतु होते हैं और जल्दी मैले नहीं होते। इन्हें साबुन या डिटर्जेंट द्वारा आसानी से धोया जा सकता है, ठीक है। पॉलिएस्टर पर से अधिकांश धब्बे आसानी से यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। चीजें यहाँ से क्या हो गई, खत्म हो गई। चलिए तो बहुत अच्छी बात हुई, आप लोगों का ये सीरीज चल रहा है। ये जो फोटो लगाए हैं हम, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है।
फिलहाल आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर दे, जो लोग लाइक ना किए लाइक कर दे। क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जा करके क्या कर दें, वीडियो को शेयर कर दे। कहाँ, जहां भी ग्रुप में आप जुड़े हो वीडियो को क्या करते हैं, शेयर कर दे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।